और हम नजर डालेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाया है। इस चरण में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि ड्रोन से जमीनों का सर्वे किया जा रहा है। 2023 तक घरौनी दस्तावेज बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव में जमीनी विवाद कम होगा। इस योजना के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, ये आपको सुनाते हैं। प्रदेश के सभी 350 तहसील मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में सभी उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज पूरा देश लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में एक महादिवस को मना रहा है। आज ही के दिन जिस संविधान ने हम सबको मताधिकार के माध्यम से जनता को जनार्दन के रूप में एक मान्यता दी, 1975 में इस देश के संविधान का गला घोंट करके आपातकाल जबरन घोषित करने और थोपने के उस काला दिवस का स्मरण करते हुए जिन लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और जनता की आवाज को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की निर्बाध गति को एक नई ऊंचाई दी, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, उनके संघर्षों के लिए उन्हें नमन करते हुए, जो जीवित हैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 में आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था। और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का
नामांतरण उसके नाम पर हो। आज एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से, बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था? कभी जमीन, बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर 1 फुट, आधा फुट, या घर के सामने कोई नाली बना लिया, या ग्राम आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया, उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगस्त 22 तक, यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के समर्थन में और ना ही विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीएसपी कमजोर, गरीब और उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए फैसले लेती है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी एनडीए या यूपीए की पिछड़ू पार्टी नहीं है। बीएसपी स्वतंत्र और निडर रहकर काम करने वाली पार्टी है। अगर कोई पार्टी देश के उपेक्षित वर्ग के हित में काम करती है तो बीएसपी उसके साथ खड़ी होती है, चाहे वो हमारे लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो। और क्या कुछ कहा है मायावती ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। जनहित व जन कल्याण के खास मामले में बीएसपी के आयरन बिल पावर किसी भी विरोधी दल को कैसे पसंद आ सकता है। इसलिए उनका षड्यंत्र पहले की तरह ही अभी भी लगातार जारी है और ये सब देश में होने वाले इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान
अब फिर से हमें यहाँ देखने को मिला है। इस संबंध में भाजपा जहां सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि बीएसपी जनहित के लगभग हर खास मामले में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हमेशा से सहयोग करती रही है। किंतु पहले बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में एक तरफा व मनमाने तौर पर केवल चुनिंदा पार्टियों को ही बुलाना और फिर उसके बाद श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। ऐसे में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर व माहौल बनाकर खासकर यूपी के इस बार के विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को काफी नुकसान किया है। बल्कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को बीएसपी के खिलाफ व सपा के पक्ष में इतना ज्यादा गुमराह किया कि सपा तो हारी ही हारी, अंत में भाजपा यहाँ दोबारा से सत्ता में आ गई। लेकिन इस आत्मघाती रवैये के बाद भी विपक्षी पार्टियों का बीएसपी विरोधी जातिवादी रवैया अभी भी बरकरार है, जिसके बाद निश्चय ही बीएसपी अब किसी भी मामले में अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र व आजाद है, जो बीएसपी के प्रति विपक्ष की जारी जातिवादी नीति की ही करनी धरने का ही परिणाम है। और ऐसे संकीर्ण जातिवादी तत्वों को ना तो पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनका मानवतावादी मूवमेंट गवारा हो रहा था और न ही अब इन्हें बीएसपी को फलना फूलना हजम हो पा रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जबरदस्त जीवन संघर्षों से जो कुछ देश के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों आदि को संवैधानिक व कानूनी तौर पर मिला वह ऐतिहासिक व अनमोल था। और फिर इसके बाद उनकी अनुयायी पार्टी बीएसपी के माध्यम से इन उपेक्षित समाज के करोड़ों लोगों को उनके जो संवैधानिक व कानूनी अधिकार जमीनी स्तर पर खासकर यूपी में मिल पाया है वे बेमिसाल है, जो इन सभी बीएसपी विरोधी पार्टियों को कैसे हजम होने वाला है। इसलिए अलग अलग पार्टी होते हुए भी बीएसपी के विरोध के मामले में भी ये सभी पार्टियां अंदर अंदर एक हो जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन बीएसपी ये सब कड़वा सच जानकर व समझकर यहाँ गरीबों, शोषितों व उपेक्षित वर्गों आदि के हित में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह ही पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है। और इन वर्गों का हित एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान बीएसपी के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी से कोई समझौता कतई नहीं करती है तथा वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करने की खबरें भी सामने आई थी, जिस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बताया है। उन्होंने अफवाह पर ध्यान न देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पंजीकरण करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान बगैर पंजीकरण के यात्रा करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों का पंजीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पंजीकरण से ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल पाती है, इसलिए यात्रियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। और क्या कुछ कहा है पर्यटन मंत्री सतपाल सिंह महाराज ने, आइए आपको सुनाते हैं। चारधाम यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि वह किसी प्रकार की अफवाह में न आए। सुरक्षा के मद्देनजर पंजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्री पंजीकरण करवाने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आए। पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संबंधित यात्री और उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा सकता है। एक बार पुनः मेरा सभी धार्मिक यात्रियों से अनुरोध है कि वह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही चारधाम। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।